टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सांची के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि स्तूप क्या होता है, स्तूप कितने तरह का होता है ना। उसके बाद स्तूपों का जो बनावट होता है वो कैसा होता है, मतलब स्तूप के संरचना को भी जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्तूप होता है ना, वो क्यों बनवाया गया था, उसमें क्या रखा जाता है, इसको पूरे डिटेल से जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सांची के स्तूप के बारे में जानेंगे। मतलब बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाया गया था, है ना, लेकिन सबको नष्ट कर दिए गए, है ना। कुछ कुछ ही बच पाए, है ना, जिसमें से जो सांची का स्तूप है ना वो सबसे प्रसिद्ध है। और सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सांची के स्तूप के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि इसका खोज कब हुआ, है ना, इस पे कौन कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, पुस्तकें कौन कौन से लिखे गए हैं, है ना। इसमें इसके बाद हम लोग जानेंगे कि साल भज्जिका क्या होता है ना। इस सब के बारे में हम इसी से संबंधित जो भी बात होगा सारा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सारे बातों को, है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी बातों को जानेंगे जो स्तूप से संबंधित होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस स्तूप का अर्थ क्या होता है ना। तो इस स्तूप का अर्थ संस्कृत में टीला या ढेर होता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उनकी अस्थि मतलब बुद्ध क्या थे, सबसे पहले तो वो हिंदू थे, तो हिंदू के हिसाब से उनको जब मृत्यु हुई थी, है ना, तो उनको क्या किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था, है ना। तो अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियां जो बची उन अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो उनके अस्थियों जो 8 भागों में बटे गए थे ना, तो उन्हीं पे एक समाधि का निर्माण करवाया गया था। उसी समाधि को, है ना, सामान्यतः स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वेद क्या होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में स्तूप के बारे में पढ़ना है ना। चलिए, मृतक के दाह संस्कार उपरांत बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ है। चूंकि स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पहले भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने, कालांतर में मतलब बाद में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए गए। बौद्ध ग्रंथ, है ना, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान से पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। बौद्ध परंपरा में अशोक द्वारा 84,000 स्तूप के निर्माण का कथन मिलता है। यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है, मतलब झूठ भी हो सकता है, मगर 7वीं सदी के चीनी यात्री हेन सांग ने स्वयं तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, है ना, उसके बाद कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु, इन सब जगह पे स्तूपों को देखा था, है ना। पर आज ये सब नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग स्तूप के प्रकार को जान लेते हैं, मतलब स्तूप कितने तरह के होते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो स्तूप होते हैं वो 4 तरह से होते हैं। एक शारीरिक स्तूप होते हैं, दूसरा पारिभौमिक स्तूप होते हैं, तीसरा उद्देशिक स्तूप होते हैं और चौथा संकल्पित स्तूप होते हैं। अब हम लोग शारीरिक स्तूप के बारे में जान लेते हैं कि यह शारीरिक स्तूप क्या होता है। ठीक है, इसमें शारीरिक स्तूप में बौद्ध मतलब बुद्ध या उनके शिष्य की अस्थि, मतलब उनके शरीर का कोई भी अंग जैसे दांत, नाखून, केस रखे जाते थे, उनको शारीरिक स्तूप कहते हैं। मतलब कोई ऐसा स्तूप, है ना, जिसके अंदर बुद्ध का या उनके शिष्य का, है ना, जैसे दांत हो, नाखून हो या केस हो रखे जाते थे, उनको शारीरिक स्तूप कहा जाता था। दूसरा क्या था, पारिभौमिक स्तूप। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो भी वस्तु थे, जैसे कि क्या थे, चरण पादुका मतलब चप्पल था, या आसन था, या भिक्षा पात्र, इन सब चीजों को रख के एक स्तूप का निर्माण किया जाता था। उस स्तूप को पारिभौमिक स्तूप कहा जाता था। तीसरा क्या था, उद्देशिक। ये स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों से संबंधित था। मतलब ये स्तूप जहाँ जहाँ पे भगवान बुद्ध यात्रा किए या जहाँ पे वो गए या निर्वाण प्राप्ति जहाँ पे हुआ ना,
या जन्म जहाँ पे हुआ, इन सब जगह पे जहाँ जहाँ वो यात्रा किए, जिन जिन स्थानों पे वे गए, है ना, या जन्म हुआ या मृत्यु हुआ या उनको निर्वाण प्राप्ति मतलब मृत्यु हुआ, या वो यात्रा किए, है ना, उन सब जगह पे जो स्तूप का निर्माण किया गया, उस स्तूप को उद्देशिक स्तूप कहा जाता है। ठीक है, संकल्पित स्तूप किसे कहते हैं, है ना, तो संकल्पित स्तूप ये बुद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किए गए स्थलों को, है ना, संकल्पित स्तूप कहा जाता है। और ये संकल्पित स्तूप जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, मतलब ये तीनों से, शारीरिक के स्तूप से, पाराभौमिक के स्तूप से, उद्देशिक के स्तूप से क्या होता है, ये संकल्पित स्तूप क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्तूप की बनावट को जान लेते हैं पूरी डिटेल से कि स्तूप कैसे कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। अर्ध गोलाकार मतलब आधा गोलाकार, है ना। इसमें मेधी मतलब एक चबूतरे के ऊपर, है ना, उल्टा कटोरा की आकृति बना होता है ना, जिससे क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। मतलब एक चबूतरे के ऊपर उल्टा कटोरा रखा हुआ है ना, उसको क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। ठीक है, इसी अंड के सिर के ऊपर, सिर मतलब सबसे ऊपरी चोटी पर क्या होता है, चपटा होता है। क्या होता है, चपटा होता है। इसी अंड के सिर पर चपटी होती है ना, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा होता है। उसके ऊपर क्या रखा होता है, धातु पात्र रखा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, हर्मिका कहते हैं, है ना। इन सबको हम लोग पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हर्मिका का अर्थ क्या होता है, देवताओं का निवास स्थान, जहाँ पे देवता लोग आके निवास करते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, इस स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका मतलब रेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। वेदिका को हम लोग रेलिंग कह सकते हैं कि एक स्तूप है, उसके चारों ओर एक वेदिका से घेरा गया, मतलब रेलिंग से घेरा गया है। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए मतलब उनके चारों ओर घूमने के लिए बना जो स्थल होता है ना, उस स्थल का नाम रखा गया है प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। मतलब उस वेदिका और ये अंड के बीच का, अंड मतलब कह सकते हैं कि ये चबूतरे के ऊपर जो रखा गया है एक उल्टा कटोरा, है ना, तो ये अंड हो गया। क्या हो गया, स्तूप कह सकते हो उसको। स्तूप के और वेदिका के बीच का जो स्पेस हो गया, वो परिक्रमा लगाने के लिए, चारों तरफ घूमने के लिए हो गया, है ना। तो उसी परिक्रमा लगाने के लिए जो पथ हो गया ना, रास्ता हो गया ना, उसको प्रदक्षिणा पद कहा जाता है। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए, है ना। इस प्रकार स्तूप की संरचना में छत्र हो गया, सबसे ऊपर क्या होता है, छत्र होता है। यष्टि, हर्मिका, अंड, मेधी, वेदिका और प्रदक्षिणा पथ, ये सब क्या होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। एक स्तूप में क्या क्या चीज हो सकते हैं, तो एक स्तूप में छत्र होता है, यष्टि होता है, हर्मिका होता है, अंड होता है, मेधी होता है, वेदिका होता है ना, और क्या होता है, प्रदक्षिणा होता है ना। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है, मतलब बीच में घूमने वाला क्या हो गया, ये रास्ता हो गया। सबसे ऊपर क्या हो गया, यष्टि हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, छत्र हो गया, और ये हर्मिका हो गया, है ना। ये उल्टा जो कटोरा टाइप बना हुआ है, अर्ध गोलाकार बना हुआ है, इसी को अंड कहा जाता है। ठीक है, और ये चबूतरा के ऊपर ये उल्टा कटोरा रखा हुआ है ना, इसको मेधी या चबूतरा कह सकते हैं। ठीक है, और ये साइड से जो क्या ये वेदिका है, मतलब रेलिंग है। ठीक है, समझ में आ गई होगी, है ना। और ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाता है, स्तूप बन जाता है। तो अभी हम लोग स्तूप की बनावट मतलब संरचना को पूरी डिटेल से जान गए। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं, है ना, सांची के स्तूप के बारे में। बहुत सारे स्तूप थे, बनाए गए बहुत सारे स्तूप थे, लेकिन सारे स्तूप क्या हो गए, नष्ट हो गए। बहुत सारे राजाओं के द्वारा सब स्तूप का नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो बौद्ध से संबंधित थे और वो बौद्ध धर्म को मानते नहीं होंगे, इसलिए नष्ट कर दिए। ठीक है ना। लेकिन एक स्तूप, सांची का स्तूप बचा। कैसे बचा, इसके बारे में जानेंगे। इस पे कौन कौन से पुस्तकें लिखी गई, ये कहाँ है, इसकी खोज किसने की, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सांची का स्तूप आज विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। यह स्तूप आज बहुत ही अच्छी हालत में, प्रारंभिक स्तूप समूह में सांची का जो स्तूप है सबसे क्या है, प्रसिद्ध है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये सांची का स्तूप है कहाँ। ठीक है, पूरे डिटेल से जानेंगे कि ये है कहाँ, इसके लोकेशन को हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं।
सांची की पहाड़ी, सांची का स्तूप सांची के पहाड़ी में होगा, सांची में ही होगा, है ना। तो सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश की रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी उत्तर पर स्थित है। उत्तर की ओर क्या है ये स्थित, ठीक है। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी विदिशा के अत्यंत पास है, ठीक है। ये दूसरा लोकेशन भी हम लोग जान गए, है ना। देखिए अब देख लेते हैं, भोपाल से बिना झांसी होती हुई दिल्ली जाने वाली समस्त रेलगाड़ियां झांसी स्टेशन से होकर ही गुजरती है ना। भोपाल, रायसेन, विदिशा एवं सागर से सड़क मार्ग द्वारा भी सांची जाया जा सकता है। इस प्रकार यह रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं बहुत आसानी के साथ यहाँ पहुँचा जा सकता है। आसान पहुँच मार्ग होने के कारण ही यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि सांची पे लिखा गया पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो 1800 पुस्तक के बारे में जान लेते हैं ना। तो 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्हील्सा टोप्स लिखी, व्हील्सा टोप्स नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है। 1923 ईस्वी में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची नामक पुस्तक लिखी। यह सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। कौन? द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। ये किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे के द्वारा लिखा गया है ना। इनसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कौन सा किताब सांची के बारे में कौन सा किताब लिखा गया था? तो व्हील्सा टोप्स लिखा गया था, ठीक है। और मार्शल के द्वारा कौन किताब लिखा गया था? तो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1923 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग सांची का जो स्तूप कैसे सुरक्षित बचा इसके बारे में पूरी डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का श्रेय प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता एच कौल की महत्वपूर्ण सोच और भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम को जाता है, ठीक है। वस्तुतः अंग्रेज और फ्रांसीसी अधिकारी खुदाई में प्राप्त पुराने अवशेषों को अपने देश अथवा संग्रहालय में ले जाते थे। 1854 ईस्वी में गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक कमिश्नर थे। अमरावती में एक विशाल व शानदार स्तूप का पश्चिमी तोरण खोजे, मगर यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और इंडिया ऑफिस मद्रास एवं लंदन पहुंच गए। यही कारण है कि अमरावती में आज कुछ शेष नहीं बचा। यही कहानी अन्य स्तूपों की भी है। अब हम देखेंगे कि सांची का स्तूप कैसे बचा रहा। पुरातत्ववेत्ता एच कौल ने बहुत ही सटीक बात कही थी कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और न समर्थन करने वाली नीति लगती है। उनका स्पष्ट अभिमत था कि असली स्मारक एवं कृतियां वहीं पर संरक्षित होनी चाहिए जहां पर उनकी खोज की गई है। यदि संग्रहालयों में रखना ही है तो मूर्तियों की प्लास्टर पर कृतियां रखी जानी चाहिए। कौल की यही बात इतनी सशक्त थी कि ब्रिटिश अधिकारी सांची में ही स्तूप के संरक्षण की बात मान गए। अब हम लोग जान लेते हैं कि सांची का जो स्तूप है उसकी संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या रोल था, ठीक है। तो भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम की शासनकाल मतलब उनके राज करने का जो समय था वो कितना था? 1868 से 1901 ईस्वी तक था, है ना। तो यहाँ 1818 में मेजर एच कौल ने पहाड़ी के ऊपरी का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाया। साथ ही इन्होंने इनके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वार तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरण मतलब दरवाजा को पुनः खड़ा करवाया। यहाँ से एक बड़ा एवं 2 छोटे स्तूप मिले। यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अत्यधिक रुचि ली। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बची सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालयों में ले जाने हेतु भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम की अनुमति मांगी। और साथ ही अंग्रेजों ने भी ऐसा किया था। अंग्रेज जो थे वो भी सांची के जो ये पूर्वी जो तोरण थे इनको अपने संग्रहालय में ले जाने की बात की थी, मगर ये जो बेगम है ये क्या कर दिए? साफ मना कर दिए, है ना। लगता है कि इन बेगमों को कौल की कही बातों का असर हुआ है ना। इस तोरण की प्लास्टर की प्रकृतियां बनवाई गई और इन्हें प्राप्त कर अंग्रेज एवं फ्रांसीसी संतुष्ट हो गए। मतलब बेगमों के द्वारा है ना उनका प्लास्टर प्रकृतियां बनाई गई और उन्हीं को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को दे दिया गया और उससे क्या हो गया कि वे लोग भी संतुष्ट हो गए। इस प्रकार सांची का स्तूप सांची में ही मूल रूप से संरक्षित रहा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात इसी से संबंधित। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रख रखाव हेतु अनुदान भी दिए।
है ना। और जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने सांची पर लिखे अपनी ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। बेगमों ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने हेतु अनुदान दिया था, जहां पर रहकर ही जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी थी। यही नहीं, इन पुस्तकों के प्रकाशन पर भी सुल्ताना बेगम ने अनुदान दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। 1955 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 ईस्वी में सांची को एक विश्वकलादाय मतलब विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया। अब हम लोग सांची स्तूप की खोज के बारे में जान लेते हैं। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी, है ना। तो पहला सवाल यहाँ से निकला है कि सांची की स्तूप की खोज कब की गई थी? तो 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, मतलब 1818 ईस्वी में। और इनका खोज सांची की स्तूप की खोज किसने की? तो सांची की स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की। किसने की? जनरल टेलर ने की थी। ठीक है। 1822 ईस्वी में भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ने खुदाई की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? तो असिस्टेंट पॉलिटिक एजेंट कैप्टन ने की थी। असिस्टेंट पॉलिटिक एजेंट कैप्टन ने इसकी खुदाई की थी 1822 ईस्वी में। ठीक है। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम और कैप्टन FC मैसी ने भी की थी। ठीक है, यहाँ खुदाई करवाई थी। कौन कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम और कैप्टन FC मैसी ने भी यहाँ पे खुदाई करवाई थी, है ना। 1881 ईस्वी में मेजर कॉल और 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने यहाँ खुदाई करवाई। 1936 ईस्वी में हमीद ना 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद ने अंतिम बार यहाँ खुदाई करवाई थी। ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ पे यह सवाल पूछा जाएगा कि सांची की स्तूप की जो खुदाई सबसे प्रथम बार कौन किए थे? तो 1922 ईस्वी में असिस्टेंट पॉलिटिक एजेंट कैप्टन ने किए थे। ठीक है। और सबसे अंतिम बार किसने किए थे और कब किए थे? तो अंतिम बार मोहम्मद हमीद ने किए थे। और कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है। और सांची की स्तूप की खोज किसने की है? जनरल टेलर ने। कब? 1818 में, है ना। तो हम लोग ये सांची के स्तूप के बारे में पूरी बात हम लोग अच्छी तरह से जान गए। ठीक है। अब हम लोग इस सांची के स्तूप के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। अब हम लोग सांची के स्तूप के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है। सांची में एक विशाल और दो छोटे स्तूप है। महास्तूप में मतलब एक विशाल स्तूप में भगवान बुद्ध के और द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों और तृतीय स्तूप में बुद्ध की दो शिष्य सारिपुत्र और महामुद्गलायन के अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है। दूसरा फैक्ट जान लेते हैं। श्रीलंका की बौद्ध पुस्तकों दीपवंश और महावंश में भी इसका वर्णन किया गया है सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है। तीसरा फैक्ट जान लेते हैं। सांची स्तूप पर खुदे हुए शिलालेख में बड़े बड़े अमीर और व्यापारियों द्वारा दिए गए दान का वर्णन भी मिलता है। ठीक है। अब हम लोग चौथे फैक्ट को जान लेते हैं। महास्तूप का निर्माण के समय 268 से 233 ईसा पूर्व ईंटों की सहायता से हुआ था, है ना। एवं इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बना हुआ था। ठीक है। पांचवा फैक्ट को जान लेते हैं। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय 268 से 233 ईसा पूर्व ईंटों की सहायता से हुआ था, है ना। और इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका मतलब रेलिंग बनी हुई थी। शुंग वंश के काल में मतलब 148 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व में स्तूप को पाषाण पटियाओं से जड़ा गया और वेदिका भी पत्थर की बनाई गई थी। जो वेदिका थी ना, चारों तरफ जो रेलिंग था ना, पत्थर का बनाया गया। ठीक है। स्तूप का व्यास 126 फुट और ऊंचाई 54 फीट कर दी गई। ठीक है ना। इसका आकार पहले से दोगुना हो गया था। अतः इसका जो आकार पहले से क्या हो गया था? दोगुना हो गया था शुंग वंश के काल में। ठीक है। सातवाहन युग जब आया मतलब 37 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी में वेदिका की चारों दिशाओं में 4 तोरण लगाए गए। जो रेलिंग है तो रेलिंग के चारों दिशा में 4 तोरण मतलब 4 दरवाजा लगाए गए। ठीक है। चारों दिशा में
महास्तूप में भूमिगत पर मध्य में एक हर्मिका पर 3 मेधियां थी। मध्य की मेधियां, जो मध्य की जो मेधि मतलब स्तूप, मेधि मतलब चबूतरा है ना, तो मध्य की मेधि भूमि तल से 16 फीट ऊंची है। ठीक है, तो ये हम लोग फैक्ट को जान गए। ठीक है, अब हम लोग कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं, है ना। छठा फैक्ट को जान लेते हैं। तोरण द्वार 34 फीट का है ना। इसमें 2 सीधे स्तंभ लगे हुए हैं, इनके ऊपर 3 मेहराबदार बरेरियां लगी हैं जो एक दूसरे के ऊपर समतल रूप से रखी है ना। बरेरियों मतलब आड़ी पट्टी, है ना। बरेरियों मतलब आड़ी पट्टी पर शेर, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष और त्रिरत्न खुदे हुए हैं। स्तंभ तथा नीचे की बरेरी के बाहरी कोनों में संघन वृक्षों की शाखा को पकड़े स्त्री की सुंदर मूर्तियां, जिन्हें साल भंजिका कहा गया है। अब हम लोग 7वें फैक्ट को जान लेते हैं। यहाँ पर कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति है। हाथी उस पर जल छिड़क रहे हैं। इसे क्या कहा गया है? तो इसे गज लक्ष्मी माना गया है। ये सौभाग्य की देवी थी, है ना। साल भंजिका द्वारा छुए जाने मात्र से साल के वृक्ष में फल और फूल खिल उठे थे, है ना। यह एक शुभ स्त्री का प्रतीक होने के कारण स्तूप में बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोगों का ये स्तूप अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया कि स्तूप क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसकी खोज कहाँ हुआ, कब बना, ये सांची के स्तूप के बारे में भी अच्छी तरह से हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में बौद्ध संप्रदाय के बारे में भी जान लेते हैं कि जो बौद्ध संप्रदाय थे, हीनयान, महायान और एक ब्रजयान संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, इन तीनों संप्रदाय के बारे में हम अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे ना, तो ये हम लोगों का 3 वीडियो में, फर्स्ट वाला बौद्ध वीडियो, सेकेंड में संगीति वाला था, है ना। फर्स्ट में कहानी के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म के पूरे जीवनी को, पूरे जीवन को, उनके पूरे जीवन के बारे में जाने थे। ठीक है, कि क्या क्या वो कैसे उनका जन्म होने के बाद क्या हुआ, है ना, कैसे कैसे वो यात्रा की, कैसे कैसे गृह त्यागने के बाद क्या हुआ, इस सब को एक कहानी के माध्यम से जाने थे। दूसरी वीडियो में हम लोग संगीतियाँ के बारे में जाने थे और भी बहुत कुछ जाने थे। ठीक है, तीसरी वीडियो में हम लोग स्तूप के बारे में पूरी बात जान गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बौद्ध संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों का पूरा बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में नोट्स के साथ बताया जाएगा ताकि आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, है ना, ताकि दोबारा पढ़ना भी ना पड़े। जब भी मन हो इस ऑडियो को या इस वीडियो के ऑडियो में डाउनलोड करके सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध संप्रदाय को जान लेते हैं। बौद्ध संप्रदाय कालांतर में, कुछ समय बाद जो बौद्ध संप्रदाय थे वो कालांतर में क्या हुआ, 3 भागों में बट गए थे। एक हीनयान, महायान और ब्रजयान, ये 3 भागों में बट गए थे, है ना। तो अब हम लोग हीनयान के बारे में जान लेते हैं। हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था, मूर्ति पूजा में इन लोगों का विश्वास नहीं था। हीनयान धर्म का संरक्षण सम्राट अशोक था, है ना। इनकी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग महायान के बारे में जान लेते हैं। महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। इन्होंने मूलभूत शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया, है ना। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। इन्होंने मूर्ति पूजा का आरंभ किया, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए, है ना। बुद्ध की भी मूर्तियां बनाकर इन्होंने पूजना शुरू कर दिया। महायान धर्म का संरक्षण सम्राट कनिष्क था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन और जापान में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग ब्रजयान के बारे में जान लेते हैं। ब्रजयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना। देवियों को तारा कहा गया, है ना। ब्रजयान शाखाओं में या ब्रजयान संप्रदाय में देवियों को क्या कहा गया, तो देवियों को तारा कहा गया। यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध और अफगानिस्तान में फैला, है ना। इसकी बुराइयां ही कालांतर में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी, है ना। उधर दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर कर शैव एवं वैष्णव धर्म अस्तित्व में आ गए, है ना। तो अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में या बाद में वैष्णव धर्म के बारे में और शैव धर्म के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल से कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो लगा, अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल भी बजा दें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।